दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जज की जिन्हें न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता जज माना गया है जिसे किसी अपराध के लिए फांसी दी गई। आज की कहानी है एक जज के बारे में जिनका नाम है उपेंद्र नाथ राजखोवा। ये कहानी है आसाम वेस्ट की। यह कहानी है आसाम वेस्ट के डुबरी इलाके की। तो कहानी शुरू होती है 1967 से। जज साहब उपेंद्र नाथ राजखोवा के रिटायरमेंट से 2 साल पहले। उपेंद्र नाथ राजखोवा एक सत्र न्यायालय के जज थे। आपको ना पता हो तो बता दूं कि जज 3 तरह के इंडिया में होते हैं। एक सेशन कोर्ट के जज, दूसरे हाई कोर्ट के जज और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज। तो जब उपेंद्र नाथ राजखोवा की तैनाती हुई तब उनको रहने के लिए जो मकान दिया गया वो सर्किट हाउस था, लेकिन उसके बाद उनको गवर्नमेंट बंगलों में शिफ्ट होना था। इनका एक घर था गुवाहाटी में, जहाँ पर इनकी पत्नी और 3 बेटियाँ रहती थी। इनकी पत्नी का नाम था पुलुती राजखोवा, उनकी बड़ी बेटी का नाम था निर्मला उर्फ लीनू जो कॉलेज पास हो चुकी थी। बीच वाली बेटी का नाम था सोनाली उर्फ लूना, ये कॉलेज में पढ़ रही थी। और तीसरी जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था रूपाली उर्फ रूपलेखा, ये भी कॉलेज में पढ़ रही थी। अब बात है 2 फरवरी की। 2 फरवरी को जज साहब का रिटायरमेंट होता है। अब फरवरी 1970 में ईस्टर्न साइड, इंडिया के ईस्टर्न साइड पर सरस्वती पूजा का काफ़ी क्रेज़ है। वहाँ पर काफ़ी धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाती है, जो कि फरवरी महीने में थी। अब चूंकि 2 फरवरी को इनका रिटायरमेंट था तो वो एक रिटायरमेंट पार्टी देते हैं और इसमें अपनी पत्नी और 3 बेटियों को बुलाते हैं। अब रिटायरमेंट की पार्टी होती है, सब मेहमान चले जाते हैं, लेकिन जज साहब पुलुती और निर्मला दोनों को रोक लेते हैं और बाकी 2 बेटियों को गुवाहाटी भेज देते हैं। इस बीच जज साहब ये करते हैं कि गुवाहाटी का जो मकान है इन्होंने जिनको किराए पर दे रखा था उनसे फ़ोन करके भी बोल देते हैं कि आप मकान खाली कर दें, हम वहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं। अब जज साहब अपने जो नौकर हैं उनसे कहते हैं कि इनके बाथरूम के बाहर जो पेड़ है उस पेड़ को उखाड़ दें और वहाँ पर एक गड्ढा खोद दें, क्योंकि उन्होंने कुछ बिहार से कुछ फूल मंगवाए हैं तो वो उनको वहाँ पर लगाने हैं। अब नौकर ने पूछा कि आप तो यहाँ से जाने वाले हैं, आप फूल लगा कर क्या करेंगे? तो जज साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद यहाँ जो आए उसको लगे कि यहाँ पर जो पहले रह के गया है वो एक अच्छा इंसान था, हमारे लिए तोहफे के तौर पर एक फूल की क्यारी भेंट करके गया। जब नौकरों ने गड्ढा खोदा तब जज साहब ने कहा कि इस गड्ढे को थोड़ा और गहरा कर दो। अब नौकरों ने उनके कहने पर, उनको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने गड्ढा गहरा कर दिया। अब जब शाम को पुलुती राजखोवा आती है तो उनको अजीब सा लगता है, वो नौकरों से कहकर वापस गड्ढा भरवा देती। लेकिन फिर जब जज साहब देखते हैं तो वापस से गड्ढा खुदवाते हैं और उतना ही गहरा करवा देते हैं। और फिर जज साहब नौकरों से कहते हैं कि एक गड्ढा किचन के पास और खोद दिया जाए। 10 फरवरी को पूजा का दिन होता है। अब 10 फरवरी को पूजा का दिन होता है, पूजा संपन्न होती है, धूमधाम से मनाई जाती है। 11 फरवरी को जब नौकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि पुलुती राजखोवा और निर्मला कहीं नहीं है। और नौकर ये भी देखते हैं कि बाथरूम के बाहर से कुछ लाल रंग का पानी बाहर निकल रहा है। पहले तो उनको शक होता है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जज साहब एक कंबल धो रहे हैं और जिस कंबल का रंग भी लाल है। तो उनको लगता है कि हो सकता है इस कंबल का कलर छूट रहा हो, तो उनको ज़्यादा शक नहीं हुआ। अब जैसे ही सर्वेंट बाहर आता है तो देखता है कि 2 गड्ढों में से एक गड्ढा जो कि बाथरूम के पास था वो भर चुका है। पहले तो उसका माथा ठनकता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो अपने क्या करना है। अब 14 फरवरी के दिन जज साहब कॉल करते हैं अपनी 2 बेटियों के लिए। अपने 2 बेटियों को कहते हैं कि वो आ जाएं, छुट्टियां मनाने के लिए दार्जिलिंग जाने का प्लान हो रहा है। तो शुरू में तो बेटियां कहती हैं कि उनकी परीक्षा है, वो नहीं आ सकती, लेकिन जब जज साहब ज़्यादा जोर देते हैं। अब 25 तारीख को 2 बेटियां डुबरी पहुंच जाती है। 26 तारीख को फिर से नौकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि 2 बेटियां फिर गायब है। और हैरानी वाली बात कि जो दूसरा गड्ढा किचन के पास खुदवाया हुआ था वो अब भर चुका है। और उस पर एक और हैरानी वाली बात कि यहाँ पर भी कोई कूच बिहार के पौधे नहीं लगे हुए हैं। वो जज साहब से पूछते हैं कि 2 बेटियां आपकी कल आई थी, आज कहाँ गई? तो जज साहब कहते हैं कि वो कोपरा झार गई हुई हैं। अब 15 अप्रैल 1970 जज साहब डुबरी छोड़ देते हैं। इस बीच में जब भी उनसे कहीं रिश्तेदार
पड़ोसी कोई उनसे बेटियों उनकी पत्नी के बारे में पूछता तो वो बहाने बना देते हैं और बोल देते हैं कि वो दिल्ली गई है, कभी दार्जिलिंग गई है, कभी कोकराझार गई है, कभी सिलीगुड़ी गई है। और इस तरह से सारा कुछ चलता रहा। बात आगे बढ़ी। जनवरी 1970 वहाँ पर एक नए जज आते हैं जिनका नाम होता है एन.के. चौधरी। जज साहब अपना बंगला खाली कर देते हैं और एन.के. चौधरी वहाँ पर रहने लग जाते हैं। अब जज साहब के जो नौकर थे उनमें से उनका एक नौकर है जयप्रकाश। वो मई 1970 में सिलीगुड़ी में जज साहब को देखता है। जज साहब शौक हो जाते हैं, जयप्रकाश भी शौक हो जाता है। जज साहब जयप्रकाश को बताते हैं कि वो सिलीगुड़ी में होटल सिवाय में रुके हुए हैं काफ़ी टाइम से। तो जयप्रकाश बोलता है कि आपका घर गुवाहाटी में है और भी आपके कई जगह घर हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं रुकते, आप सिलीगुड़ी में क्यों रुके हुए हैं। जज साहब उन्हें कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ये बात आप किसी से शेयर ना करें। अब चूंकि जयप्रकाश उनका एक वफादार था तो कभी किसी को बताता नहीं। अब जो पुलिती राजखोवा है जज साहब की पत्नी, उनका एक भाई था जिसका नाम था बरादा शर्मा। वो DIG ऑफ आसाम थे। उन्होंने जब भी जज साहब से पूछा था दिल्ली गए हैं, गुवाहाटी गए हैं, इस तरह से बहाने बनाते। तो मई 1970 को डुबरी पहुंचते हैं। डुबरी पहुंच के वो जयप्रकाश से मिलते हैं और जयप्रकाश राज दबाए हुए नहीं रख पाता और वो बताता है कि जज साहब उनसे सिलीगुड़ी में मिले थे और वहाँ के होटल सिवाय में रुके थे, लेकिन उन्होंने किसी से भी कुछ भी रिवील करने के बारे में मना किया था। अब बरादा शर्मा पुलिस को लेकर सिलीगुड़ी के होटल सिवाय के रूम नंबर 3 में पहुंचते हैं जहां पर जज साहब रुके हुए थे। अब शुरू में तो उपेंद्र नाथ राजखोवा काफ़ी बहाने बनाते हैं, लेकिन जब जोर देकर पूछा जाता है तो उपेंद्र नाथ राजखोवा कहते हैं कि वो बोलकर कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अपना कन्फेशन, लेकिन जो भी मसला है वो एक कागज़ पे असमी भाषा में लिख कर बताएंगे। तो पुलिस उनके लिए कागज़ और पेन का इंतज़ाम करती है। तो जज साहब कहते हैं कि 10 फरवरी की रात को उनकी पत्नी पुलिती राजखोवा बाथरूम में फिसल कर गिर जाती है और जब उनको मरा हुआ उनकी बेटी निर्मला देखती है तो सदमे से उसकी भी जान निकल जाती है। इस वजह से जज साहब घबरा जाते हैं। दोनों की लाशें देखकर जज साहब घबरा जाते हैं और वो उन दोनों को ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक देते हैं। जब कुछ दिनों बाद उनकी दोनों बेटियों को बुलाया जाता है तब जज साहब उन दोनों बेटियों को उनकी माँ और बड़ी बहन के बारे में बताते हैं। और जब ये बातें दोनों बेटियों को बताई जा रही थी तब वो ब्रह्मपुत्र नदी के पुल पर थी और जैसे ही दोनों इस बारे में सुनती हैं तो वो छलांग लगा देती है नदी में। तो ये थी जज साहब की कहानी। लेकिन जब पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपना बयान यहाँ पर तो दे दिया है, अब इकबाल ये बयान आप एक पुलिस के सामने भी दें। उपेंद्र नाथ राजखोवा कहते हैं कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप बाहर वेट करें। पुलिस बाहर वेट करती है। उपेंद्र नाथ राजखोवा बाथरूम में जाते हैं। अब जैसे ही उपेंद्र नाथ राजखोवा बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। पुलिस दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि उपेंद्र नाथ राजखोवा ने खुद को एक चाकू मार लिया है। अब जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाथरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उपेंद्र नाथ राजखोवा ने खुद को चाकू मार लिया है और उनके पेट से खून बह रहा है। अब जांच आगे बढ़ती है। 11 अगस्त को खोजबीन शुरू होती है। अब चूँकि जज साहब सारा कुछ कन्फेस कर चुके थे तो खुदाई होती है और खुदाई करके लाशें बाहर निकाली जाती है। इनके केस की सुनवाई करने के लिए एक स्पेशल जज को अपॉइंट किया जाता है। सुनवाई शुरू होनी थी 1 नवंबर 1972 को। इनकी सुनवाई होनी थी 13 नवंबर 1972 से, लेकिन चूँकि ये जुडिशियल कस्टडी में थे तो वहीं पर उन्होंने 12 नवंबर को एक और बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उनको बचा लिया और फिर इन पर केस चलाया गया। अब किसी भी केस में सबूतों के अलावा एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, वो है मोटिव कि आखिर क्यों, मर्डर की वजह क्या रही थी, उन्होंने क्यों उनका कत्ल किया। सबूत के नाम पर सिर्फ एक स्टोरी थी, उसके अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब सेशन कोर्ट ने 27 जनवरी 1973 को जज साहब को फांसी सुनाते हैं। उपेंद्र नाथ राजखोवा को डेथ सेंटेंस की सज़ाए मौत, फांसी। उसके बाद ये उसके खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील करते हैं, वहाँ पर भी सज़ा को बरकरार रखा जाता है, फांसी। 1975 में अब इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं 1975 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को बरकरार रखा जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर।
अब आखिरी ऑप्शन बचा रहता है इनके पास मर्सी पिटीशन, दया याचिका। तो 1976 में ये दया याचिका भी उनकी राष्ट्रपति द्वारा खारिज हो जाती है और 14 फेब सैटरडे को 1976 को जोरहट जेल में सुबह 6 बजे जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के इकलौते जज की जिसको किसी क्राइम के केस में फांसी दी गई है। चूँकि जज का काम होता है फैसले सुनाना, लोगों के अपराधों की सुनवाई करना, और अगर जज ही ऐसा काम करेगा तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। इसको देखते हुए इसको रेयरेस्ट और रेयर की श्रेणी में माना गया और जज साहब को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दें। शुक्रिया।